अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइमास कॉर्नर। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का फजल करम होगा सब पे। जी आप सबको जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जी मैंने ये सोचा कि चले मैं अदर व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चले मैं एक जश्न आज़ादी के हिसाब से 14 अगस्त के हिसाब से मैं आपके साथ अपने शहर झंग का एक छोटा सा तैयारियाँ चाहे दिखाऊँ आपको कि हमारे शहर में कैसी तैयारियां थीं। तो पहले ये होता था कि जो तैयारियां होती तो एक झंडा झंडा होता था, कुछ झंडियाँ होती थी, बैजेस होते थे और कुछ या दिए होते थे जो हम रात को शाम को घरों में लगाते थे। लेकिन अब ये हो गया है, लेकिन तब मैं सोचती थी कि तब जो जश्न आज़ादी का एक मज़ा हमारे बचपन में था वो एक अलग से था। मतलब जैसे अगस्त का महीना आता था हमारे जहन में था 14 अगस्त आ रहा है, हमारा पाकिस्तान का बर्थडे आ रहा है, हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है। लेकिन अब सेलिब्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। डिफरेंट इस सूरत में कि अब सेलिब्रेशन ज़्यादा हो गई हैं और शायद मुझे लगता है कि जज्बा हुब्बे वतनी शायद वक्त के साथ कम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब जनाब सिर्फ झंडों पर ज़िंदगी नहीं रहेगी, झंडों के साथ बाजे बाजियाँ और इतने सारे आप ये देख लें कि ड्रेसेस पहले कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं होता था, सिर्फ टीवी में दिखाते थे लोगों ने ग्रीन वेस्टकोट्स पहनी हुई और वाइट शलवार कमीज लड़कियां और लड़के दोनों पहनते थे। लेकिन अब जो है बच्चों और बच्चियों सबके बाज़ार भरे पड़े हैं ड्रेसेस के साथ। तो पूरा ही जी हम झंग में रहते हैं और पूरे ही झंग को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था और झंडे थे। तो जी हमने 14 अगस्त की रात से, जैसे 13 अगस्त की रात थी, अगला 14 अगस्त था, तो हमने सबसे पहले आगाज़ किया दीबा भाभी के घर से। तो जी ये तलहा हाशमी और दीबा भाभी का घर, तलहा हाशमी हमारा भतीजा और दीबा भाभी का घर है। तो जैसे ही 14 अगस्त आई थी इन लोगों ने सबसे पहले अपने घर में एक बड़ा सा झंडा लगाया और साथ अब जब तक 14 अगस्त है ये लोग रात को लाइटिंग भी करते हैं, साथ झंडा भी लगाते हैं। और हुब्बुल वतनी का ये मुझे बड़ा ही प्यारा एक समझ लें कि सेलिब्रेशन का बहुत प्यारा मुझे एक छोटा सा उनका एक क्लिप लगा। फिर जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक झंग का विज़िट करवाता हूँ ताकि तुम दिखा सको सबको कि झंग में भी इतनी ही तैयारियाँ होती जैसे कि दूसरे बड़े शहरों में होती हैं। तो जी सबसे पहले हम DHQ झंग पहुँचे। तो बिल्डिंग अंदर से भी बहुत खूबसूरती से सजाई हुई थी, बाहर तो सजी हुई थी, देखिए दीवारें तक सजी हुई थी। लेकिन चूंकि हम गाड़ी पे थे मुनासिब भी नहीं लग रहा था ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जाके आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके एटलीस्ट जितना बाहर से खूबसूरत लग रहा है मैं उतना आपको दिखा दूं। तो जनाब उसके बाद हम पहुँचे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं हम DC उसमें कह लें कि हाउस की तरफ पहुँच जाते हैं। तो जी गार्ड ने हमें सल्यूट किया और क्योंकि रूटीन में हम जाने आने वाले लोग हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जैसे हर शहर के मेरा दिल था कि मैं आपको अगर वैसे दिन में दिखाती हूँ, शाम में दिखाती हूँ झंग की खूबसूरती, तो मैं आपको झंग की खूबसूरती रात को भी दिखाऊं। जैसे पहले ये होता था कि ईद होती थी और उसके अलावा ईद मिलादुन्नबी होती थी, खुशी के त्यौहार होते थे ये ऐसे। बाकी तो इवेंट्स होते हैं लेकिन जैसे ये 3 मौके ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़े एक अहम होते हैं। तो सेलिब्रेशन बहुत होती थी और लाइट भी बहुत होती थी। लेकिन अब ओवरऑल हर तरफ ही कह लें कि एक माहौल चेंज हो चुका है। लोग अब 14 अगस्त को भी बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं। तो जी हम DC हाउस से निकलते निकलते हम मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी, साथ साथ अपने गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से टूटा होगा वहाँ से जोड़ूंगी भी। तो सिर्फ हमारा मकसद ये, सिर्फ मुझे ये लगता है कि अब हमारा मकसद सिर्फ सेलिब्रेशंस तक नहीं होना चाहिए, हमारा उसे आगे भी होना चाहिए। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायद आज़म ने उसकी ताबीर में बड़ा अहम रोल अदा किया। हमारे बानी कायद आज़म वो उन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए बड़ी स्ट्रगल की। सिर्फ स्ट्रगल ये सिर्फ एक मुल्क नहीं हमने हासिल करना था कि हम एक मुल्क हासिल कर रहे हैं। हमने आप कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का मज़हब का तो अलग ही एक डिफरेंस है, कल्चर भी डिफरेंस था। तो वो ये चाहते थे कि मैं हमारा एक ऐसा कंट्री हो जहाँ के हम अपनी जो मजहबी समझ लें कि रसूमात है वो अपने और हमारा तशख़्ख़ुस है जो कल्चर है उसको हम अपने ही तरीके से अदा करें। एक मुसलमानों की भी आज़ादी ऐसे होनी चाहिए कि हम आज़ादाना अपना हर एक्ट हम खुद कर सकें। जी ये DCO हाउस है मेरे, आप लेफ़्ट साइड पे जो देख रहे हैं दीवार के साथ, और इसके ऑपोजिट एक पार्क है। वैसे बचपन में तो जहाज़ों वाला पार्क बच्चे कहते थे इसको, लेकिन ये मेजर शफ़क़त शहीद थे, हाँ शफ़क़त शहीद पार्क है ये।
और ये देखिए किस कदर खूबसूरत से सजाया हुआ था। तो हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि कायद-ए-आज़म का, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल की और उनकी ज़िंदगी वफ़ा ना कर सकी कि वो जल्दी इस दुनिया से चले गए। अदरवाइज़ मुझे ये लगता है कि अगर 8-10 साल ज़िंदगी के उनको और मिल जाते तो अब वाले पाकिस्तान से पहले वाला पाकिस्तान बहुत मतलब डिफरेंट होता। क्योंकि उन उन उन्होंने इतनी स्ट्रगल शुरू में की, एक इतनी अच्छी वैल्यूज़ दी, असूल दिए, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जब उनकी डेथ के बाद नफ़्सा-नफ़सी का एक काम शुरू हो गया। काश कि वो नफ़्सा-नफ़सी का काम ना शुरू होता, क्योंकि अगर नफ़्सा-नफ़सी का में आप मुल्क को पीछे छोड़ देते हैं और अपने नफ्स को सबसे आगे करते हैं। और अगर ये नफ़्सा-नफ़सी ना होती, क्योंकि उसमें एक पार्टिसिपेट नहीं होते, उसमें बहुत जो कह लें कि बहुत सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। जी, ये जिम खाना जंग है और यहाँ कल बहुत खूबसूरत रात लाइटिंग भी हुई, सेलिब्रेशन भी हुई, वो जश्न उन्होंने ये देखें कितनी ज़्यादा आतिशबाज़ी भी की थी और बच्चे भी वहाँ थे, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत सजाई हुई थी। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत गैदरिंग थी तो ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आप हर एक को कैप्चर करें, लेकिन जो लोग कुछ लोग थे जो हमारे अच्छे जानने वाले थे, हमने उनको कैप्चर किया और ऐसे मुनासिब भी नहीं लगता। ये देखिए किस कदर खूबसूरत जंग जिम खाना की बिल्डिंग लग रही है और बहुत अच्छी सेलिब्रेशन भी की थी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमने नफ़्सा-नफ़सी में अपने मुल्क को पीछे छोड़ दिया। तो हम सिर्फ सेलिब्रेशन ही ना करें, हम इस चीज़ से अहद करें। मतलब मैंने अपने दिल से अहद किया, बच्चों हमारे ने अहद किया, मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने अहद किया कि आइंदा हम सिर्फ बर्थडे नेक्स्ट नहीं मनाएंगे, हम ये सोचेंगे कि हमने इस मुल्क के लिए और क्या करना है। तो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि अपने ज़ाती मुफाद, अपने सियासी मुफाद को एक तरफ रख के और अपने कंट्री के लिए की सालमियत के लिए बहुत कुछ करें। क्योंकि हम खुद एक मज़बूत कौम के तौर पे सामने आएंगे और मज़बूत ही हम लोग अपना करैक्टर शो करेंगे, तो सिर्फ ये नहीं होगा कि हम, आप ये देखिएगा, सिर्फ अगर आप अपने आप को मज़बूत बनाते हैं तो सिर्फ आप एक मुल्क के लिए तो आप अच्छा मज़बूती से काम रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिएगा कि आपके अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे एक मज़बूती से। तो अपने सिर्फ मुझे ये लगता है कि सिर्फ सेलिब्रेशन से अपने आप को मेरे ख़्याल में ना बहलाएं। तो अब आप देखें जो हमारे कंट्री के बहुत बुरे हालात जा रहे हैं, हाँ, कभी क्या, कभी ग्रे लिस्ट में आ रहे हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में आने का ख़तरा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने कंट्री को अपने पीछे रखते हैं और हम अपने ज़ाती मफाद को आगे रखते हैं। तो जी, अपने आप से अहद करें। सेलिब्रेशंस तब अच्छी लगती हैं और जश्न तब अच्छे लगते हैं जब आप अंदर से भी खुश हों और अपने मुल्क के लिए कुछ करें भी। तो उम्मीद है आज आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने जंग का थोड़ा सा आपको दिखाया है। जिम खाना था, डीसी हाउस थे, पार्क था, सिविल हॉस्पिटल था, दीबा भाभी का घर था, कुमैल का एंड पे कुमैल का बाजा भी था। तो मुझे उम्मीद है आज का आपका व्लॉग अच्छा लगेगा और आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको दूसरे शहरों जैसे सजावट थी, क्या जंग भी आपको वैसा लगा। तो मैं अब आपके साथ एक अपनी एक रेसिपी शेयर करती हूँ, उम्मीद है आपको रेसिपी भी अच्छी लगेगी और आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपके साथ एक नई रेसिपी अपनी शेयर कर रही हूँ, वो है आलू की भुजिया कलौंजी वाली। तो उसके लिए चाहिए मुझे 1.5 किलो आलू मैंने लिए हैं और मैंने लिए हैं 4 टमाटर स्मॉल साइज़ के, आप मीडियम भी ले सकते हैं, ये लार्ज, जैसे भी आपको जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो। इसके अलावा मैंने 3 ये मिर्चें मैंने काट के रखी, जब मैं टमाटर डालूँगी साथ ही मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। इसके अलावा चाहिए मुझे 3 प्याज, मीडियम साइज़ के मैंने 3 प्याज ले लिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए, और जो स्पाइसेस हैं ड्राई स्पाइसेस, उसमें मुझे हल्दी चाहिए ½ टी स्पून। इसके अलावा चाहिए मुझे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, या आप 1 से 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्चें चाहिए मुझे, और मुझे सूखा धनिया चाहिए, कलौंजी चाहिए मुझे ½ टी स्पून, और मुझे थोड़ी सी ये काली साबुत मिर्चें चाहिए 5-7 जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून, और भुना हुआ ज़ीरा चाहिए मुझे, और कुटी हुई लाल मिर्ची मुझे 1 टीस्पून चाहिए। हाँ जी, मैंने तो खैर कुकर ले लिया कि मैं हल्के से दम पे रखूँगी इसको, और आपने इसमें आधा कप से पौना कप ऑयल ले लेना है, क्योंकि आलू है ना, आलू में ज़रा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। हाँ जी, मैंने इसमें प्याज भी अब डाल दिए, मैं हल्का सा इसको गोल्डन करूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड कलर होगा इसका।
हाँ जी, ये देखिए प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया, ज़्यादा नहीं करना मैंने। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन और अदरक डाल के मैं इसको हल्का सा इसकी स्मेल दूर करूँगी। जैसे इसकी स्मेल दूर होगी मैं इसमें आलू डाल दूँगी। ये देखिए लहसुन अदरक ने भी अपना हल्का हल्का सा कलर चेंज कर लिया और इसकी स्मेल चली गई है। अब इसमें मैं आलू डालूँगी। हाँ जी, देखिए मैंने आलू डाल दिया। अब डाल के मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी। हाँ जी, देखिए मैं इसको आलू और पहले प्याज को अच्छी तरह भूनूँगी मैं। बहुत भी नहीं टाइम लगाना, बस 2-4 मिनट के लिए इसके भूनूँगी, फिर वापस स्पाइसेस वगैरह इसमें डालूँगी। हाँ जी, आलू और मैंने ऑयल, प्याज, ऑयल और आलू मैंने अब भून लिए हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी सिवाय कलौंजी के और काली मिर्चों के। अब इसको डाल को हल्का सा मैं इसको पानी का छींटा डालूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैं स्पाइसेस को, आलूओं को और प्याज को थोड़ा सा भूनूँगी, 5 से 6 मिनट तक इसको भूनूँगी। ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है, बस मसालों का हल्का सा कच्चापन निकालना है। ये देखिए जो कलौंजी और मैंने काली मिर्चें 2-3 और डाली थी। अब इसको मैं हल्का हल्का कूटूँगी, ज़्यादा नहीं कूटूँगी, अदरवाइज़ कलौंजी कड़वी हो जाएगी। बस मोटा मोटा कूट के मैं इसको आलूओं में डालूँगी। ये देखिए मैंने हल्का हल्का इसको कूटा है। ये देखो अभी ये मिर्चें भी मोटी मोटी सी हैं और ये जो कलौंजी भी ऐसे ही है। बस हल्की सी बस खुशबू आ जाए, मैंने ऐसे बस इतना ही कूटा मैंने। अब इसमें डालूंगी तो आप देखिए इसकी खुशबू अलग से आएगी इसमें। ये देखिए मैंने आलू भून लिया। अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर बारीक बारीक काटे थे और साथ में मैंने ये जो हरी मिर्चें 2-3 मैंने स्लिट करके डाली हैं। अब इसको मैं इतना भूनूंगी कि टमाटर और ये जो है टमाटर गल जाएंगे। ये देखिए मैंने कलौंजी और साथ इसमें काली मिर्ची जो कूट के रखी थी वो भी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह भूनूंगी और मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने भुनाई कर ली है सब चीज़ों की। आप इस टाइम पर अपना स्पाइसेस चेक कर लें। और असल में ये है ज़रा गर्मियों के आलू तो इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, तो अगर ये ना गले आप हल्का सा पानी लगा दें इसको। और अब मैं इसको दम पे रखूँगी हल्की सी आंच पे, और मैं देखती हूँ अगर आलू ज़्यादा गले हुए ना हुए तो फिर मैं हल्का सा पानी लगा के इसको 8-10 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे दम पे रख दूँगी और फिर जब तैयार होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए मैंने अभी इसका दम खोला है, ये आलू गल गया है। ये देखिए ज़रा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें होता है, वैसे देखिए इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। ये देखें आलू हमेशा थोड़ा सा ऑयल आम हांडी की निस्बत ज़्यादा लेते हैं। बस अब इंशाल्लाह ये बन गए हैं। अब इनको मैं गार्निश करती हूँ, हरा धनिया हरी मिर्ची डालूँगी। ये जो मैंने देखे भुना हुआ ज़ीरा था मैंने हल्का सा हाथ से मसल के इसमें डाल दिया है। अब थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी भी छिड़कूँगी। ये देखें क्योंकि खुश्क भुजिया में कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें डाल दूँगी और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। एक आलू अलग है और देखो मसाला भी लिक्विड ही नहीं है, ना ही वो रनी सा है और ना ही खुश्क है। ये देखें ज़रा। उम्मीद है आज की भी सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी भी कैसी बनी है ये आलू की भुजिया।